आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक बार फिर से आमने सामने आ गए। इस बार दोनों नेताओं के बीच में साकीनाका रेप केस को लेकर तकरार देखने को मिल रही है, जिसको लेकर दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को चिट्ठी लिखी है। दरअसल राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने की बात कही थी। गवर्नर ने कहा कि बीजेपी की महिला विधायकों की यह मांग है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने उन्हें जवाब में कहा कि विपक्ष की मांग को जरूरत से ज्यादा समर्थन देना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। शिवसेना नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने शरद पवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। गीते ने कहा है कि शरद पवार हमारे नेता कभी नहीं हो सकते। महाविकास आघाड़ी एक गठबंधन मात्र है। एनसीपी के जन्म ही कांग्रेस की पीठ में खंजर घोंप कर हुआ है। गीते ने एक बयान रायगढ़ जिले में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। गीते ने कहा, कोई किसी को कितना भी बड़ा नेता कहे, उसे कितनी भी उपाधियां दे, लेकिन वो हमारा नेता नहीं हो सकता। हमारे नेता तो सिर्फ बाला साहब ठाकरे हैं। उन्होंने कहा कि अघाड़ी के नेता अघाड़ी को संभाल लेंगे, लेकिन हमको अपनी पंचायत समिति और जिला परिषद संभालनी है। हमें अपने गांव और शिवसेना की फिक्र करनी है, अघाड़ी की नहीं। वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर शिवसेना नेता अनंत गीते के बयान पर अब राजनीति गरमाने लगी है। लोकसभा चुनाव में गीते को धूल चटाने वाले एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने गीते पर पलटवार किया। तटकरे ने सवाल किया है कि अगर शरद पवार आपके नेता नहीं हो सकते तो फिर उस समय उनके पैर क्यों पड़े थे। गीते जी को कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का इतिहास मालूम होने की संभावना नहीं है। गीते जी 6 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 की लोकसभा चुनाव के बाद वो डिफीट होने के बाद शायद 2 साल वो कहाँ थे मुझे मालूम नहीं, और निराश होने के नाते वैफल्य से उनके मुंह से जो कुछ बयान आ गया है उसके बारे में मैं निषेध व्यक्त। कारोबारी राज कुंद्रा मुंबई के जेल से बाहर आ गए। अश्लील फिल्म मामले में 2 महीने पहले गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी कुंद्रा को एक दिन पहले ही मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत मिल गई थी। जेल के एक अधिकारी ने बताया कि कुंद्रा को ऑथर रोड जेल में रिहा कर दिया गया। वहां से मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसबी भाजीपाले ने 50,000 रुपए के मुचलके भरवाए। सोमवार को कुंद्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई थी। कुंद्रा के सहयोगी और सह आरोपी रयान थोरपे को भी अदालत ने कथित रूप से अश्लील फिल्में बनाने और कुछ ऐप के माध्यम से उन्हें प्रसारित करने के मामले में जमानत दे दी थी। तो राज कुंद्रा को जमानत मिल गई है। वहीं राज कुंद्रा की पत्नी यानी शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया, जिसमें शिल्पा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शाम के वक्त में आसमान पर निकले इंद्रधनुष की तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में राइटर को कोट करते हुए लिखा कि इंद्रधनुष का अस्तित्व ये बताने के लिए ही है कि एक बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद कुछ समय के लिए शिल्पा सोशल मीडिया से दूर हो गई थी। हालांकि पति को जमानत मिलने के बाद लिखा यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गोदिया के तिरोडा पुलिस स्टेशन के ग्राम चुर्डी में एक ही परिवार के 4 सदस्य घर में मृत पाए गए। परिवार के मुखिया का शव फांसी पर लटका मिला, तो वहीं उसकी पत्नी, बेटी और बेटे के सर पर वार किया गया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी।
जलगांव जिले के पचोरा में देर रात एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई और गनीमत रही कि इसमें रह रहे परिवारों ने सही समय पर खाली करा दिया था इसीलिए इसमें कोई भी हताहत नहीं हुई। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। इसमें इमारत को गिरते हुए देखा जा सकता है। इस मामले की सबसे खास बात यह है कि इस इमारत का निर्माण सिर्फ 5 साल पहले ही किया गया था। वहीं पुलिस के मुताबिक इमारत के निर्माण के दौरान इसमें तकनीकी खामी थी। इस वजह से यह लगातार एक और झुक रहा था। 2 महीने पहले इस इमारत के अंदर कई हिस्सों में दरार आ गई थी। इसके बावजूद इसमें कुछ परिवार रह रहे थे। नवी मुंबई के सानपाड़ा में एक निर्दयी बाप ने अपने ही 4 साल के बच्चे को पटक पटक कर मार डाला। ये पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी पे कैद हो गई। दरअसल आरोपी का अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा था। इस बीच उसने बच्चे को पटक पटक कर मार डाला। आरोपी ने 2 शादियां की थी और उसका अपनी दूसरी पत्नी से झगड़ा हो रहा था। दोनों लड़ते लड़ते स्टेशन पर आ गए। जब वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचे तो आरोपी ने अपने बच्चे को उठाकर पटकना शुरू कर दिया, जिससे बच्चे की जान चली गई। वहीं जीआरपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कल सुबह 8:45 बजे सानपाड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एक पिता ने अपने बच्चे को बीवी से झगड़ा हो गया है, इस कारण से गुस्से से उसको प्लेटफॉर्म पे पटक दिया है और उसमें उसकी मौत हो गई है। इस प्रकरण में उसको पिता को अरेस्ट करके उसको आज उसमें कोर्ट में पेशी कर रहे हैं। बच्चे की उम्र कितनी होगी? बच्चे की 4 साल का उम्र का है। आईपीसी की कौन सी धाराएं लगा गई है? और 302 में मर्डर के धारे में उसको जेरबंद किया है। इसमें कुछ पत्नी का भी इन्वॉल्वमेंट है या ऐसा कुछ सामने आया है? इसमें अभी तक कोई ये नहीं है। पत्नी का झगड़ा हुआ था लेकिन उसका कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया। इसकी ये दूसरी पत्नी कही जा रही है, क्या मामला है? और ये जो बच्चा है वो उसके पहले पत्नी का बच्चा है और ये दूसरी पत्नी है उसकी। मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का बनाने का काम धीमी गति से चल रहा है। हाईवे का 4 लेन का काम पिछले 12 साल से लटका हुआ है, जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 12 साल में इस रास्ते पर हुए हादसों में 2,500 मासूमों की जान जा चुकी है। वहीं ज़्यादातर जगहों पर मई के अंत तक डामरीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब बारिश के कारण नई सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। इसलिए चालकों और यात्रियों को गड्ढों से होकर गुजरना पड़ रहा है। गोवा नेशनल हाईवे यातायात प्रभावित हुआ है। यात्रियों का जो प्रवास है वो बहुत ही गड्ढे से होता है। अगर हम देखें तो यहाँ की रास्ते की हालत जो है बहुत बुरी है। लोग परेशान है, लोगों में संताप है। हम जान लेते हैं क्या है इस रास्ते की हालत, क्या कहेंगे? परसपा से लेकर तो गोरखपुर तक रास्ता बंद रहा है। हम कब से सुन रहे कि रास्ता बंद रहा है। भगवान ही जाने कब बनेगा, कब तक हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी भी कोई शाश्वती नहीं है। जो लोग बीमार है उनको अस्पताल में लेके जाने के पहले उनका मृत्यु हो जाता है। जो लोग अच्छे हैं वो घर पहुंचने के पहले बीमार हो जाते हैं। अभी हम लोग ने गणपति के सीज़न में देखा कि कई लोग गणपति के लिए जा रहे थे, लेकिन गणपति में पहुंचने के पहले ही वो अस्पताल पहुंच गए, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था कि उनकी कमर की हड्डियाँ, गर्दन की हड्डियाँ दर्द हो रही थी, वो कुछ नहीं कर पाए।
ये रास्ते से आने जाने के लिए टू व्हीलर आदमी को चलने के लिए जगह नहीं है और ये रास्ता बंद अभी तक अच्छा नहीं हो रहा है। 10 साल हो गए, आज होगा रास्ता, कल होगा रास्ता करके सरकार बोल रही है, लेकिन कोई उसके पीछे कुछ ये करता नहीं है। अगर टोल बिठाया तो हम लोग रास्ते पे उतर जाएंगे। हम देखिए रास्ते की हालत तो इतनी खराब और खस्ता हालत है कि उसके बारे में हम लोग बोल ही नहीं सकते। सबसे पहले जो है वो रास्ते की हालत ठीक कीजिए, वो यात्रियों का जो आना जाना है वो अच्छी तरह से ठीक से ढंग से हो, उसके बाद टोल का सोचो, नहीं तो हम रास्ते पर उतरकर बड़े पैमाने में आंदोलन करेंगे। ऐसा आवाज़ यहाँ के जो प्रवासी है, स्थानीय लोग हैं, वो दे रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्मशील सावंत, रायगढ़। तो बदलते वक्त के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में भी बदलाव नजर आने लगा है। कौन किस पर हावी होकर उसे दबा दे, ये कहा नहीं जा सकता। इससे पहले हमने देखा है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार के मंत्री यह आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब जो है वो बातें सामने आ रही उसके मुताबिक कि अब बीजेपी को भी इसी तरह का आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लगाना चाहिए। महाराष्ट्र में जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है उस समय से लगातार सभी ने देखा है कि बीजेपी किस तरह से एक मजबूत विरोधी पक्ष की भूमिका में सरकार को घेर रही है। अब तक सरकार के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है और अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक और मंत्री हसन मुश्रीफ के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया और ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने नजरबंद कर दिया। सरकार के इस कदम से बीजेपी के खेमे में काफी नाराजगी है और उन्होंने इस पूरे मामले की निंदा की। किरीट सोमैया जी जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्होंने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के काफी मिनिस्टरों के भ्रष्टाचार के विषय निकाले हैं। दे ऑल आर विद प्रूफ। इसलिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की नींद उड़ गई है। आज शाम को महालक्ष्मी एक्सप्रेस से उन्होंने कोल्हापुर जाना था। अभी 8-10 दिन पहले उन्होंने हसन मुश्रीफ जी का जो शुगर इंडस्ट्री है, प्राइवेट शुगर इंडस्ट्री, इसमें बेनामी इन्वेस्टमेंट हुई है, यह प्रूव किया है, वहां पेपर लाया है। तो और भी वहां से जानकारी लेने के लिए वो जाने वाले थे, उनको रोका गया। किस कारण से रोका है? क्या वो आतंकवादी है, बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है या डकैती है? किस कारण से रोका गया? केवल और केवल अपने नए विषय न निकाले, इसलिए रोका गया। बीजेपी के इन आरोपों का शिवसेना की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया कि जो कार्रवाई की गई है वो सरकार की ओर से नहीं की गई है। तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये एक महज नौटंकी है। में नाटक शब्द का एक प्रतिष्ठा है। महाराष्ट्र एक रंगभूमि, रंगमंच है, थिएटर, उसे हम नाट्य बोलते हैं। और महाराष्ट्र की जनता जो नाट्य होता है, नाटक के ऊपर बहुत प्रेम। जो हुआ उससे आप और कुछ बोलिए, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग महाराष्ट्र के अपोजिशन के, कुछ लोग हमारी सरकार, कुछ मंत्री के ऊपर जिस प्रकार से धुआंधार आरोप करते जा रहे हैं, उसमें कितना तथ्य है ये न्यायालय तय करे। किरीट सोमैया के बारे में कहा जाए तो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको कोई महत्व नहीं देते। इसी वजह से ये नौटंकी कर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश वो लगातार करते आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो नौटंकी है, इससे मनोरंजन होता है और ये फोकट का मनोरंजन अगर महाराष्ट्र की जनता का हो रहा है तो इसको कौन रोकेगा। अब कोल्हापुर के जिलाधिकारी ने, डीएम ने अगर सोमैया को कोल्हापुर के जिला में प्रवेश बंदी का निर्णय लिया है या इस तरह के निर्देश दिए हैं, तो इसी वजह से नोटिस मुंबई पुलिस ने उनको दी है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया को महाराष्ट्र के कराड रेलवे स्टेशन पर बीती रात जबरन उतार लिया गया, जिसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति शुरू हो गई। इस मामले पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सरकार की भूमिका रखते हुए अपनी सफाई दी।
गृह मंत्रालय पे क्या सवाल खड़े किए हैं? ऐसा है कि कोल्हापुर में जो स्थिति वर्कर आने वाली थी, इसका जो रिपोर्ट कोल्हापुर के कलेक्टर ने जो भी किया, तो उसके बारे में उन्होंने एक आदेश भी निकाला। वो आदेश इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी पुलिस की थी, इसलिए पुलिस ने वो आदेश का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए श्री सोमैया जी को उसके बारे में नोटिस सर्व की। फिर भी उन्होंने जाने का आग्रह किया। महाराष्ट्र में बदलते वक्त के साथ राजनीति बदलते सबने देखा है और एक सालों पुराना रिश्ता बीजेपी से तोड़ शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना लेती है, तो वहीं सीएम एक बार फिर से एक कार्यक्रम में ये संकेत दे देते हैं। एक और बयानबाजी पक्ष और विपक्ष की तरफ से शुरू है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नई तस्वीरें बनती नजर आने लगी हैं। अब आने वाले समय में ये राजनीति किस ओर जाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र में राजनीति के बदलते बिगड़ते हालात देने लगे हैं। एक तरफ दबाव तंत्र शुरू है, तो वही दूसरी तरफ शिवसेना को उनका पुराना साथी की याद आ रही है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से रिश्ते बदलेंगे महाराष्ट्र में। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नायक के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ वन इंडिया। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हड़कंप मच गया। औरंगाबाद में मराठावाड़ा मुक्ति संग्राम के दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन को लेकर बयान दिया और प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गया इस बयान के बाद। अब यह नंदुरबार जिले में दूसरी बार है जहां एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस एक ही वाहन में और एक ही मंच पर नजर आए। इसके बाद भी राजनीतिक गलियारों में इसकी काफी चर्चा है। इस समय महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए तीनों दलों ने मिलकर महाविकास अघाड़ी का गठन किया। हालांकि अब राज्य में सियासत कुछ और ही दिशा में आगे बढ़ रही है। तो क्या महाराष्ट्र की सियासत फिर एक बार बदलने वाली है, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता महेश तपासे ने दिया है। महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्षों से महाविकास आघाड़ी की सरकार है। इस सरकार का नेतृत्व शिवसेना कर रही है। एनसीपी के उप मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी भी इस सरकार में शामिल है। पिछले 2 वर्षों में कई बार इस सरकार को गिराने की कोशिश, नाकाम कोशिश भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुई, लेकिन एक मजबूत संगठन महाविकास आघाड़ी का शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का उभर के आया है। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जब भी महाराष्ट्र के विकास का मुद्दा आता है तो महाराष्ट्र के सारे नेता एक होकर काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाकर कुछ सत्ता में बदलने वाला है। मुझे लगता है राजनीति एक सीरियस मुद्दों पे की जाती है। कोई किसी की गाड़ी में एक साथ बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका कुछ आगे आने वाली दुनिया में कुछ होने वाला है, कुछ उनके अलायंस होने वाला है या कुछ और जाके कुछ बातें होने वाली है। महाराष्ट्र की जो परंपरा है कि विकास के मुद्दे पे हमेशा सारे पार्टियां एक आती है, चाहे उनमें बाकी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भी विकास के मुद्दे आते हैं तब ये सारी पार्टियां एक साथ खड़ी होती है महाराष्ट्र के विकास के लिए। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी परंपरा है। एक और बीजेपी शिवसेना के फिर करीब आने की चर्चा शुरू हो गई है। वहीं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और बीजेपी के विधानसभा के विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस एक ही कार में सफर करते नजर आए। महाराष्ट्र राज्य की सियासत आगे क्या मोड़ लेती है, ये आने वाला समय बताएगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को अब कुछ ही दिनों में 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन 2 साल होने के बावजूद महाविकास आघाड़ी फिर रहेंगी या नहीं, इस पर गए 2 साल से अनेक बार चर्चा सामने आई है। इसी में ही कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया हुआ बयान और उसमें आज फिर से महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के एक कार्यक्रम में दोनों ही अपने गाड़ियों में साथ में ही प्रवास किया। उसके बाद फिर से राज्य में जिस प्रकार से अटकलें
लगाई रही थी इसमें, लेकिन कुछ भी सामने आने वाला नहीं है। जर्नलिस्ट गौरव नायक के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ वन इंडिया। कोविड संकट को मात देने के लिए राज्य के सभी नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मुंबई उपनगर जिला का टीकाकरण की कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए किए गए व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। यह समीक्षा बैठक मुंबई उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई। तो पिछले एक सप्ताह में गणेश उत्सव के दौरान कोरोना की दूसरी डोज ले चुके लोगों की रजिस्ट्रेशन कराने की संख्या अचानक बढ़ गई। पश्चिमी रेलवे पर जहां रोजाना 4 से 5 हजार रजिस्टर्ड लोग मासिक सीजन टिकट लेते थे, पिछले सप्ताह यह आंकड़ा 10,000 तक पहुंच गया। गणेशोत्सव के बाद मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका विशेषज्ञों ने जताई थी। इसी के मद्देनजर बीएमसी ने अपना एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत बीएमसी टेस्टिंग और ट्रेसिंग की संख्या बढ़ा रही है। आगामी 15 दिन महत्वपूर्ण होने के चलते बीएमसी ने टेस्टिंग की संख्या 60,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि गणेशोत्सव मनाने के लिए कई लोग मुंबई से बाहर से जिलों से भी आए थे, अब उनका लौटना शुरू हो गया है। औरंगाबाद जिले के कन्नर तहसील में ज्यादा बारिश के कारण नदियां और तालाब पूरी तरीके से भर गए। कन्नर तहसील के नादरपुर गांव में स्थित अंजोरा नदी के ऊपर का पुलिया पूरी तरह से पानी में बह गया। इस नदी के ऊपर पिछले 4 सालों में पक्का पुल नहीं बना है। शादी के लिए लिबास बनाने वाली एक कंपनी के टीवी कॉमर्शियल को लेकर आलिया भट्ट पिछले दिनों काफी चर्चा में रही। अब कंगना ने आलिया के इस विज्ञापन को लेकर अपनी राय रखी है। कंगना ने ब्रांड के क्लास लगाते हुए लिखा है कि चीज़ों को बेचने के लिए धर्म, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बता दें कि इस विज्ञापन में दुल्हन के परिधान में सजी आलिया कन्यादान की परंपरा को जारी रखने के बजाय कन्यादान का कॉन्सेप्ट देते नजर आई थी। इस कॉमर्शियल के बाहर आने के बाद सोशल मीडिया में इसको लेकर खूब चर्चा हुई। कुछ लोगों ने इसे हिंदी परंपराओं पर प्रहार बताया। बॉलीवुड गायक और संगीतकार बप्पी लहरी ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी सेहत को लेकर अपडेट दिया। उनके स्वास्थ्य को लेकर कई दिनों से अफवाहें उड़ रही थी। बप्पी लहरी ने अपनी आवाज़ खो दी है, जिसके बाद बप्पी लहरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने लिखा कि मुझे दुख हो रहा है कि कुछ मीडिया हाउस मेरी सेहत और आवाज़ को लेकर गलत खबरें फैला रहे हैं। पुणे की रहने वाली मराठी एक्ट्रेस ईश्वरी देशपांडे और उनके दोस्त शुभम डेगे की गोवा में गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव उत्तरी गोवा के अरपोरा इलाके में गहरे पानी में डूबी एक कार के अंदर से बरामद किया। शेयर बाजार में मंगलवार को भारी अस्थिरता देखने को मिली और अंत में बाजार अच्छी खासी बढ़त लेकर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स मंगलवार को 0.88% या 514.34 अंक की बढ़त के साथ 59,005.27 पर बंद हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।